हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर का सीरीज। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, सो एसएससी सीपीओ का जो पेपर आने वाला है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। हालांकि एसएससी सीपीओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हर जगह मदद करेंगे, बिकॉज इनकी जो एग्जाम टेकिंग अथॉरिटी है वो लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करती है। ओके, सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी विच दे हैव आस्क्ड, आइडेंटिफाई द डैम दैट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया में कौन सा डैम लोकेटेड है? इसमें रिहंद, मेटूर, गांधी सागर एंड तिलैया। सो लेट मी टेल यू, जो मेटूर डैम है वो लोकेटेड है साउथ इंडिया में। कहाँ? तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि रिवर कौन सी है। रिवर है कावेरी रिवर। ओके, रिहंद डैम जो है वो रिहंद रिवर पे है। रिहंद इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ओके, गांधी सागर डैम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहां पर गांधी सागर डैम और कौन से रिवर पे लोकेटेड है, ये भी आप बताओगे। एंड तिलैया डैम मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज प्रेजेंट इन झारखंड। ओके, सो ये सारे इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थे। 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड लेट मी टेल यू, एसएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है, तो जरूर ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे, आपको जरूर कॉमन मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि ज्योग्राफी का एसएससी का कोर्स आप परचेज कर सकते हो। एसएससी तो इसमें नाम के लिए है, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्योग्राफी बहुत इन डेप्थ मैंने यहाँ पर कवर किया है। आपको कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम ले रहे हो, स्टेट पीसीएस ले रहे हो, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ अगर यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हो तो आपका बेसिक फाउंडेशन इस कोर्स से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस है, यू कैन ज्वाइन। इसके अलावा अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो आप ये एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का कोर्स ले सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, मॉक सेशंस, पीवाईक्यूज, सब कुछ हमने कवर किया है। ओके, चेक इट आउट ऑन द परचम ऐप। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। सो वेयर आर द हुक्का फॉल्स लोकेटेड? अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी फैक्चुअल, और क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया था इसलिए इन्होंने पूछ लिया। तो हुक्का फॉल्स वर लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। देखिए, दो टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और दूसरा होता है गैशियस प्लैनेट्स। सो जिन प्लैनेट्स में रॉक्स और मेटल्स पाए जाते हैं उन प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। लेकिन जिन प्लैनेट्स में आपको रॉक्स नहीं दिखाई देते, सिर्फ गैसेस से वो पूरा प्लैनेट बना होता है, उनको बोलते हैं गैशियस प्लैनेट। सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में क्या मिलेगा आपको? रॉक्स एंड मेटल्स मिलेंगे। ओके, दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। वैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में मेटल्स एंड गैस सिर्फ नहीं मिलते, रॉक्स एंड गैस भी गलत है और मेटल एंड एयर भी गलत है। रॉक्स के साथ मेटल्स का होना जरूरी है, इसीलिए दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द साउथ वेस्ट मॉनसून सेट फर्स्ट टू गिव रेनफॉल? सो सबसे पहले जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है वो कहाँ पर आता है, कौन से स्टेट में आता है? इन स्टेट्स में से। सो गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। सबको मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केरला। मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना इन माय एमसीक्यू सीरीज, आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप एग्जाम में करके जाते हो, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी इजी क्वेश्चंस 2021 एंड 22 में एसएससी ने पूछा था सीपीओ में। ओके, सो केरला में सबसे पहले आता है 1 जून इज द डेट केरला का मॉनसून का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज रिलेटेड टू मॉनसून। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है मॉनसून का। फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून जो विंड्स होते हैं वो अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से मॉइस्चर पिकअप करते हैं, और इंडियन मेनलैंड में आके जब कोई ओरोग्राफिक फीचर, कोई माउंटेन फीचर उनको ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो वो ऊपर की तरफ भागते हैं और कंडेंसेशन होता है और उसी से रेनफॉल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है? द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून।
देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक हाई प्रेशर एरिया बनता है वहां पर, और उस हाई प्रेशर एरिया का नाम भी मैं आपको बताती हूँ, मैस्कर्नीज हाई। ओके, सो मैस्कर्नीज हाई नाम है उस हाई प्रेशर एरिया का। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहिती पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन is computed to predict the intensity of the monsoon. And last statement है, the western cyclonic disturbance occur due to withdrawal or the retreat of the monsoon. देखो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है अकर्ड होती है ड्यू टू विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून, ये करेक्ट है। जैसे ही मॉनसून रिट्रीट होता है ना इंडिया में, वैसे ही इंडिया में हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर बनता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया को हिट करती है, जिसके वजह से हमें विंटर रेनफॉल भी मिलता है, जिसको हम विंटर रेनफॉल या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रेनफॉल भी बोलते हैं। सो ओनली द स्टेटमेंट नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज योर आंसर ऑल्सो, बिकॉज इंडियन मॉनसून की जो कैलकुलेशन है वो तहीती, पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन द ऑस्ट्रेलिया पार्ट में नहीं होती है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा मेरी ही वीडियो पे कमेंट करते हुए कि मैम मैंने आपका कोर्स परचेज किया है लेकिन कुछ डाउट था तो मैं कहाँ पता करूँ। देखो दिस इज द नंबर गिवन है ना, नंबर में आप कॉल कर सकते हो, बट मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM आप अपनी क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप कर दो लिखकर, आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपको रिप्लाई रिटन फॉर्म में भी आ सकता है और वॉइस नोट भी मैं दे सकती हूँ। अगर रिप्लाई बड़ा हुआ, उसमें डिस्कशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो I will give you a voice note. If the doubt can be solved by the written explanation, I will give you that. So these are the WhatsApp numbers. आप Monday to Saturday 10 AM to 6 PM इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी अलग कोर्स की इंक्वायरी के लिए भी you can contact on these numbers. Moving on to the next question, question number 6. So the कारेवा फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन मुझे लगा था। कारेवाज एक टाइप का ना सॉयल है, ठीक है, और कारेवास कहाँ मिलते हैं, कश्मीर हिमालयाज में। बेसिकली ये आपको कश्मीर वैली में मिलता है। और क्यों फेमस है ये कारेवास, क्योंकि इसमें ग्रो होता है सैफरन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो केसर। बहुत एक्सपेंसिव होता है ना केसर, आप विंटर सीजन में मिल्क में डाल के केसर पीना चाहते हो ताकि आपको फायदा हो, यस केसर का बहुत सारा फायदा है। और कश्मीर वैली में ये उगाई जाती है, कौन से सॉइल में, कारेवास फॉर्मेशन में ये उगाई जाती है, याद रखना है। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच पोर्ट्स बिलोंग टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कांडला पोर्ट, मरमागांव पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। जैसे आप वेस्टर्न कोस्ट देखते हो वैसे ही आपको कोलकाता पोस्ट दिखता है, और कोलकाता पोर्ट दिखते ही आपको आंसर नहीं करना है, कोलकाता ईस्ट पोर्ट पे है। फिर आपको कांडला, मारमागांव, कोच्चिन, ये तीनों वेस्ट में है, लेकिन हम बाकी भी चेक करेंगे। सी ऑप्शन में चेन्नई है, ये ईस्ट में है, और डी ऑप्शन में हल्दिया है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है, तो ये भी ईस्ट में। तो आंसर कौन सा हो गया, कांडला पोर्ट प्रेजेंट इन गुजरात, मारमागांव पोर्ट प्रेजेंट इन गोवा, एंड कोच्चि पोर्ट प्रेजेंट इन केरला। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया। एंड क्योंकि पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इंप्रूव कर रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है, इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो हमें रॉन्ग वाला स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है फॉर इंडियन मॉनसून। आप देख रहे हो एक ही साल में इंडियन मॉनसून से अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये सारे शिफ्ट के एग्जाम के मैंने कंपाइल किए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो मैंने देखा कि मॉनसून पे, रेनफॉल पे बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और 2022 में भी मैंने यही नोटिस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको 2022 भी मिल जाएगा, 2021 के सारे क्वेश्चंस यहाँ है। सो मॉनसून कौन सा हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है। मॉनसून रेनफॉल इज अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम, यस मॉनसून रेनफॉल को अफेक्ट करती है जेट स्ट्रीम। सो तिब्बतियन हाईलैंड्स पे जेट स्ट्रीम लोकेटेड होती है, वो मॉनसून रेनफॉल को अफेक्ट करती है। मॉनसून रेनफॉल इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इससे करेक्ट स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। Himalayas play an important role in monsoon rainfall, not only important, actually 90% रीजन जो इंडियन मानसून का है वो हिमालयाज के वजह से। अगर हिमालयाज नहीं होते तो सारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स उड़ के कहाँ चले जाते, तिब्बत चले जाते, चाइना चले जाते, और इंडिया डेजर्टेड लैंड रह जाता। मानसून रेनफॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो रिलीफ फीचर्स क्या होता है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, इनको बोलते हैं रिलीफ फीचर्स।
तो अगर सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो डी स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग होगा ही, तो आंसर आपका डी ऑप्शन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। देखो मैं इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में जहां पर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, मैं बहुत डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी थिंग्स इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ एमसीक्यू। आप प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करो, 2 प्लेलिस्ट है, एक में आपको ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और दूसरे प्लेलिस्ट में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है। एंड आई थिंक आई कैन टेल यू इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके का वर्ल्ड ज्योग्राफी का कवरेज कहीं नहीं मिलेगा जो उस प्लेलिस्ट में मिलेगा। वर्ल्ड के सारे ओशंस, सीज, आइलैंड्स, क्या नहीं कवर किया, आप एक बार वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो विच विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ हिमालयाज roughly parallel to the Tibetan Highlands? Okay, so Tibetan Highlands में winds blow करती है एशियन कॉन्टिनेंट में, लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। तो देखो इसका जो आंसर है दैट इज नॉर्थ वेस्ट विंड्स। ओके, क्योंकि तिबेटियन हाईलैंड्स में हिमालयाज का जो एरिया है वहां पे नॉर्थ वेस्ट से जो विंड आती है वो ही ब्लो करती है, और जहां से विंड्स की शुरुआत होती है ना उसका नाम भी वैसे ही रखा जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट विंड्स इज योर आंसर। ओके, जेट स्ट्रीम्स को हम पूरी तरह विंड्स नहीं मानते, दे आर अ बैंड ऑफ विंड्स। एंड साउथ वेस्ट विंड्स ऊपर नहीं दिखेंगी आपको, नीचे दिखेंगी। ट्रेड विंड्स आर द परमानेंट विंड्स। ओके, सो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट विंड्स आर द बेस्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से एक ही साल में 2 क्वेश्चंस। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें रॉक्स होता है। सो आपके जो 8 प्लैनेट्स है उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट। तो कितने प्लैनेट्स हो गए टेरेस्ट्रियल? 4। तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने हमारा कोर्स परचेज किया, आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चंस आपके मिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज करेक्टली पेयर्ड विद द स्टेट इन विच इट इज लोकेटेड? तो हमें डैम और उनका स्टेट देखना है। सो टेहरी डैम उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। टेहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इज हीराकुद डैम ओडिशा, ये करेक्टली पेयर्ड है, लेकिन बाकी भी हम देखेंगे। भाखरा नंगल डैम, ये भी गलत है, तमिलनाडु में। भाखरा नंगल डैम आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ओके, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर्स में है। नांगल रिवर एंड सतलुज रिवर का जो वाटर है वो इस डैम में है। टेहरी डैम तो आपको पता ही है, भागीरथी रिवर पे है। नेक्स्ट इज नागार्जुन डैम, ये भी रॉन्ग है, राजस्थान में नहीं है, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, और इसका पूरा नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम। इसका थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना में भी है, और जो रिवर है जिसका पानी इस डैम में है दैट इज रिवर कृष्णा। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ एक्स्ट्रा, इनमें से भी बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो ध्यान से आपको डिस्कशन सुनना है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। एल निनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम। सो एल निनो आपको मालूम है, जब एल निनो आता है तो इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है, डिलेड हो जाता है। तो एल निनो का एक फैक्टर है, पहले एल निनो 9 ईयर्स में एक बार आया करता था, अब एल निनो 3 to 7 ईयर्स में आ जाता है। ठीक है, और एल निनो ईयर में ड्राउट होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। सो एल निनो वो पूछ रहे हैं वंस एवरी 3 to 7 ईयर्स, अभी बताया ना आपको, तो आंसर है ए ऑप्शन। सो 3 से 7 ईयर्स का जो इनका ड्यूरेशन है उसमें एल निनो इंडिया को या पूरे सब कॉन्टिनेंट को हिट करती है और मॉनसून को वीक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो विच हिल इज नॉट द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो? सबसे पहले आपको बता दूं, मेघालय प्लेटो का एक और नाम है दैट इज शिलोंग प्लेटो। एंड 2 बातें इसमें और इंपॉर्टेंट है, मेघालय प्लेटो या शिलोंग प्लेटो हिमालयाज का पार्ट नहीं है, दे आर द एक्सटेंशन और द ओल्ड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। ओके, सो कौन सा पार्ट इसमें मेघालय प्लेटो का नहीं है? सिंपल आंसर है नीलगिरी। क्यों? क्योंकि नीलगिरी है वेस्टर्न घाट्स में। ओके, नीलगिरी वेस्टर्न घाट का पार्ट है, लोकेटेड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, तीनों स्टेट्स में ट्राई जंक्शन बॉर्डर पे लोकेटेड है। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स तीनों लोकेटेड है
मेघालय प्लेटो में इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। सो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसी थ्योरी पे ऊपर डिपेंडेंट है आपकी बिग बैंग थ्योरी। और इसको किसने सबसे पहले पहचाना था? एडविन हबल। ओके, इनको फादर ऑफ बिग बैंग भी बोलते हैं लमार्क्स के साथ। तो मेनली हबल का नाम जुड़ा है बिग बैंग से और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से भी। Question number 15. So, which of the following statements is not correct about the decline of wildlife in India? देखो, अगर वाइल्ड लाइफ इंडिया में डिक्लाइन हो रही है तो सबसे पहले इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। तो ये सारे कारण है। मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये भी कारण है। देख लेते हैं कि हमारा इसमें से कारण कौन सा है। फर्स्ट, इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ। क्यों नहीं होगा? अगर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है तो फॉरेस्ट फायर से भी तो हो सकती है ना। और फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ गई है। और जब वार्मिंग बढ़ जाती है, रेनफॉल लेट हो जाता है, तब क्या होता है? फॉरेस्ट में फायर्स आ जाते हैं, वाइल्ड फायर, जिसके वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो ये रीजन नहीं है, ये गलत है ना। और हमें गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था तो आंसर तो पहले ही मिल गया। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये तो जगह ले लेते हैं ना। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट, तो वाइल्ड लाइफ तो डिस्ट्रॉय होगी। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल, बिल्कुल होता है। ग्रेजिंग से डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग वाइल्ड फायर, यही नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर है ए। देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, लेकिन इसके ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि नॉट पूछा है। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में चल रहे हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनामिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। देखो, स्ट्रक्चर को स्टडी किया, एवोल्यूशन को स्टडी किया, डायनामिक्स को किया, मिनरल को भी किया, एनर्जी को भी किया। इनके साथ जब ह्यूमंस का भी स्टडी करते हैं तब उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। लेकिन इन्होंने ह्यूमन का नाम लिया नहीं, इसका मतलब ये स्टडी ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, ये स्टडी ऑफ क्या है? जियोलॉजी। ज्योमेट्री आप जानते ही हो। जियोफिजिक्स तभी होगा जब इसमें कोई फिजिक्स की बात इंक्लूड होगी। यहाँ मिनरल और एनर्जी रिसोर्स की बात है, तो सिंपल आंसर है जियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. So which of the following is not a tributary of the Krishna river? तो सबसे पहले कि आप देखो कि कृष्णा जो रिवर है वो कितने स्टेट्स में फ्लो करती है। ओके, कृष्णा रिवर कितने स्टेट्स में फ्लो करती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है। उसके बाद चली जाती है कर्नाटका में, कर्नाटका से कृष्णा रिवर चली गई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। तो 4 स्टेट से कृष्णा रिवर बहती है। ट्रिब्यूटरीज कौन से इंपॉर्टेंट है? पंचगंगा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा, वेन्ना, पेन्ना, ये 5 नदियां हैं जो पंचगंगा से निकलती हैं। कोयना, और ये सारी नदियां कृष्णा में मिल जाती है, मतलब ट्रिब्यूटरी हुई। घटप्रभा के साथ मलप्रभा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, जो आपको कर्नाटका में मिलेगी। घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ये 3 ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद कोयना तो पंचगंगा का ही पार्ट है। तो क्या बचा? वीना। एक्चुअली वीना ट्रिब्यूटरी नहीं है, वेन्ना ट्रिब्यूटरी है। अगर डबल एन होता तो हम कंसिडर करते, अभी नॉट ट्रिब्यूटरी का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following factors are responsible for railways having not developed much in northeastern parts of India? So northeastern part of India में railways क्यों develop नहीं है? आपको वो वाले factors ढूंढने हैं। पहला, highly dissected topography, dense forest, low population density, heavy rainfall and frequent flooding. देखो, heavy rainfall and frequent flooding सबसे main cause है। तो जिस आंसर में 4 नहीं है उसको तो पहले हटा दो आप, ठीक है। इसके बाद डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, लेकिन लो पॉपुलेशन डेंसिटी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जहां रेलवेज ना हो सके। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी है लेकिन वहां से रेलवे ट्रैक जाती है। जब आप मध्य प्रदेश विजिट करोगे ना कभी, तो बुंदेलखंड का एक इलाका आता है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है लेकिन रेलवे की लाइन वहां से पास होती है।
तो पॉपुलेशन का कम होने का ये मतलब नहीं है कि रेलवे वहां से पास ना हो या ना बनाई जाए। हाईली डाइसेक्टेड टोपोग्राफी हिमालयाज की वजह से है और बहुत सारी रिवर्स की वजह से है, जो हिमालयाज को काट के अपना रास्ता बनाती है, प्लेट्यू को डाइसेक्ट कर देती है या हिल्स को डाइसेक्ट कर देती है। सो बहुत वहां पर मुश्किल होती है रेलवे बनाना, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट तक रेलवे नहीं पहुंच पाई है ठीक से। सो 1, 2 and 4 will be your answer. Option is D option. Okay. So that is all for 2021 CPO questions which were asked in relation to geography. Okay, I have covered all the questions. अच्छे से देखना क्वेश्चन, अगर देखते हो PYQs तो आपको आइडिया लगता है कि पूछती कैसे है CPO एग्जाम में क्वेश्चंस। तो ये इनका स्टैंडर्ड है पूछने का, और ये स्टैंडर्ड अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस कोई मिस नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2022 के क्वेश्चंस के साथ। 2020 और 2020 में तो मुझे ज्यादा क्वेश्चंस मिले नहीं, क्योंकि 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से। सो 21, 22, 23 इन सब के क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद पीछे जाएंगे 19, 18 देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।